मैं रवि गौतम तक्षशिला क्लासेस कोटा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में राजस्थान के इतिहास से संबंधित चर्चा करेंगे। चौहान वंश के बारे में आपने सुना होगा। चौहान वंश की राजस्थान में कई शाखाएं हैं, जैसे कि अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, सिरोही के चौहान, हाड़ौती के चौहान, जिनमें से आज हम चर्चा करेंगे रणथंभौर के चौहानों के बारे में। तो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर क्षेत्र जो कि सवाई माधोपुर में आता है, और रणथंभौर पर जिस राजपूत राजवंश का शासन था उन्हें हम कहते हैं चौहान। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक जो था वह था गोविंद देव चौहान। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक जो था वह था गोविंद देव चौहान। और गोविंद देव चौहान ने इस रणथंभौर में चौहान वंश की नींव जो रखी थी वह 1194 ईस्वी में रखी थी। और ये जो गोविंद देव चौहान है, ये गोविंद देव चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र जो था वह कौन था? गोविंद देव चौहान। और गोविंद देव चौहान ने ही रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। इसलिए आपसे कभी पूछे कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक है, तो आपको आंसर देना है गोविंद देव चौहान। और गोविंद देव चौहान ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव जो रखी थी वह 1194 ईस्वी में रखी थी। और रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक जो था उसके पिता का नाम था पृथ्वीराज चौहान। गोविंद देव चौहान ने रणथंभौर पर चौहान वंश की नींव रखी, और गोविंद देव चौहान के बाद आगे चलकर चौहान वंश का शासक बना, जिसे हम कहते हैं वल्लन देव चौहान। वल्लन देव चौहान जब रणथंभौर पर शासन कर रहा था उस समय दिल्ली, देखो चौहान वंश को जब हम पढ़ रहे हैं तो जब राजपुताना के रणथंभौर चौहान शासकों की हम जानकारी कर रहे हैं तो दिल्ली पर किन शासकों का अधिकार रहा और किस तरह से रणथंभौर के चौहानों का दिल्ली सल्तनत के शासकों से संघर्ष हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चौहानों के साथ साथ आपको दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि गोविंद देव चौहान के पश्चात शासक बना जिसका नाम था वल्लन देव चौहान। गोविंद देव चौहान ने हमेशा तुर्की मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करते हुए शासन किया था। तुर्की मुसलमान, मोहम्मद गोरी का नाम आपने सुना होगा। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में परास्त कर दिया था, और इन चौहान वंश के शासकों ने तुर्की मुसलमानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसमें गोविंद देव चौहान ने मोहम्मद गोरी को उसका स्वामी भक्त बनाए रहने और ईमानदारी से कार्य करने का वचन दिया था। इसलिए मोहम्मद गोरी ने इस गोविंद देव चौहान को अजमेर क्षेत्र दे दिया था। लेकिन चाचा के द्वारा परेशान करने पर गोविंद देव चौहान ने रणथंभौर में 1194 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी थी। गोविंद देव चौहान जो था इसने हमेशा तुर्की मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करते हुए, अर्थात मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार करते हुए क्या किया? शासन किया। लेकिन गोविंद देव चौहान की मृत्यु के बाद आगे चलकर चौहान वंश का शासक बना जिसका नाम था वल्लन देव चौहान। वल्लन देव चौहान ने प्रारंभ में तो तुर्की मुसलमानों की अधीनता स्वीकार की, किंतु बाद में स्वतंत्र नीति को अपनाने लगा। तो वल्लन देव चौहान जो था वह बाद में जब स्वतंत्र नीति को अपनाने लगा तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसका नाम था इल्तुतमिश। ये जो इल्तुतमिश था, ये इल्तुतमिश शासक था दिल्ली सल्तनत का, और इल्तुतमिश का शासनकाल जो था वह 1211 से 1236 ईस्वी का था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यानी कि जब रणथंभौर पर वल्लन देव चौहान का शासन था उस समय दिल्ली पर इल्तुतमिश शासन कर रहा था, लेकिन वल्लन देव स्वतंत्र नीति को अपनाने लगा। इस बात से इल्तुतमिश क्या हो गया? नाराज हो गया। और इस इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर क्या किया? आक्रमण किया। और उस समय रणथंभौर का शासक जो था वह कौन था? वल्लन देव चौहान। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया और वल्लन देव चौहान को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इस वल्लन देव से रणथंभौर दुर्ग छीन लिया। इस तरह से जो चौहान वंशों
चौहान वंश के शासकों की स्थली था रणथंभौर, उस पर अब इल्तुतमिश का क्या हो गया, अधिकार हो गया। वल्लन देव पराजित तो हुआ और वह जंगलों में भटकने लगा, और वल्लन देव के पश्चात उसके उत्तराधिकारी जो थे वह थे प्रहलाद, यानी कि वल्लन देव के बाद चौहान राजा बना प्रहलाद, प्रहलाद के बाद बना वीर नारायण, और वीर नारायण के बाद बना बागभट्ट। इस तरह से ये क्या थे, चौहान राजा बने, किसके बाद, वल्लन देव के बाद। और ये जो बागभट्ट था, इस बागभट्ट के समय दिल्ली सल्तनत की राजनीति में उथल पुथल चल रही थी। क्या चल रही थी कि इल्तुतमिश के जो 3 पुत्र थे, वह तीनों पुत्र शासन संभालने में क्या थे, अयोग्य थे। और इस इल्तुतमिश ने अपने जीते जी ये घोषणा कर दी थी कि मेरे पश्चात मेरा राज्य जो संभालेगी वह संभालेगी रजिया सुल्ताना। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त था किसको, रजिया सुल्ताना का। और रजिया सुल्ताना का शासनकाल 1236 से 1240 रहा। लेकिन जब रजिया सुल्ताना शासन बन रही थी, उसी समय अमीरों ने, इल्तुतमिश अपना शासन 40 अमीरों के द्वारा चलाया करता था, और उस 40 अमीरों के दल को चालीसा दल कहा जाता है। और ये जो चालीसा दल था, इस चालीसा दल का प्रमुख नेता जो था वह था गयासुद्दीन बलबन। कौन था, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने रजिया सुल्ताना के विरुद्ध अमीरों को भड़काया, और गयासुद्दीन बलबन ने कहा कि हम किसी भी अयोग्य पुत्र का शासन, क्योंकि इल्तुतमिश के पुत्र क्या थे, अयोग्य, तो हम किसी भी अयोग्य पुत्र का शासन बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी महिला का शासन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कुल मिलाके गयासुद्दीन बलबन के नेतृत्व में इन 40 दल ने रजिया सुल्ताना का क्या किया, विरोध किया, और रजिया सुल्ताना अपने ही अमीरों के विद्रोह को दबाने में लगी रही। तो इस तरह से इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, जिसका फायदा चौहान वंश के शासक बागभट्ट ने उठाया। ये जो बागभट्ट था, इस बागभट्ट ने रणथंभौर के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया, और रणथंभौर में जो तुर्की मुसलमान रह रहे थे, जिनको नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने, उन तुर्की मुसलमानों का रहना दुश्वार कर दिया। तुर्की मुसलमानों ने रजिया सुल्ताना के पास संदेश भी पहुंचाया कि बागभट्ट निरंतर रणथंभौर के आसपास के क्षेत्रों को विजित कर रहा है, और हमारा आना जाना उसने रोक लगा रखी है। रजिया सुल्ताना ने एक सेना भेजकर बागभट्ट की सेना को परास्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह क्या रही, असफल रही, और बागभट्ट ने रणथंभौर के तुर्की मुसलमानों को रणथंभौर से खदेड़ दिया, और अंततः बागभट्ट का रणथंभौर पर क्या हो गया, अधिकार। यानी कि क्वेश्चन ये बनता है कि रणथंभौर के किस शासक के समय इल्तुतमिश ने उनसे रणथंभौर छीन लिया था, तो वल्लन देव के समय। और बाद में वापस से बागभट्ट चौहान ने रणथंभौर को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया, जब दिल्ली सल्तनत में उथल पुथल चल रही थी। बागभट्ट रणथंभौर का शासक बन गया, और वापस से रणथंभौर को चौहानों की राजधानी घोषित कर दिया। बागभट्ट स्वतंत्र रूप से रणथंभौर पर शासन करने लगा, और फिर बागभट्ट के बाद आगे चलकर रणथंभौर का शासक बना, जिसका नाम था जैत्र सिंह। इस जैत्र सिंह को ही हम जयसिम्हा के नाम से भी जानते हैं। जैत्र सिंह को जयसिम्हा के नाम से जानते हैं। और ये जो जैत्र सिंह था, जब जैत्र सिंह शासन कर रहा था, उस समय नासरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्ताना के बाद बैराम शाह शासक बना, फिर और भी शासक बने, लेकिन मैं बात करूंगा यहां पर दिल्ली सल्तनत के शासक नासरुद्दीन महमूद की। और नासरुद्दीन महमूद का शासनकाल जो रहा वह 1242 से 1246 रहा। यानी कुल मिला के नासरुद्दीन महमूद शासक बना, और नासरुद्दीन महमूद के कहने पर गयासुद्दीन बलबन ने इस पर रणथंभौर पर 3 बार आक्रमण किए। तो नासरुद्दीन महमूद के समय 3 बार आक्रमण 1246-47, 1253-54 और 1258-59, इस तरह से रणथंभौर पर 3 बार आक्रमण किए गए, 1246-47, 1253-54 और 1258-59। इन्होंने जब आक्रमण किए तो लेकिन जयसिम्हा इतना प्रतापी शासक था कि उनके तीनों ही आक्रमणों को इसने क्या कर दिया, असफल, और जयसिम्हा रणथंभौर पर शासन करता रहा स्वतंत्र रूप से। जयसिम्हा का ही पुत्र था आगे चलकर, जिसका नाम था हम्मीर देव चौहान। कौन था?
हम्मीर देव चौहान। और वास्तविक रूप से रणथंभौर के चौहानों में जिस शासक को मुख्यतः से पढ़ा जाता है वह पढ़ा जाता है हम्मीर देव चौहान। और हम्मीर देव चौहान का शासनकाल 1282 से 1301 ईस्वी का माना जाता है। प्रारंभिक क्वेश्चनों में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक गोविंद देव चौहान था। गोविंद देव चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था, पुत्र था। और गोविंद देव चौहान ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर पर चौहान वंश की नींव रखी। गोविंद देव चौहान ने हमेशा तुर्की मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करते हुए शासन किया और उसके बाद वल्लन देव चौहान वंश का शासक बना। लेकिन वल्लन देव ने प्रारंभ में तो स्वतंत्र तुर्को मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करते हुए शासन किया, लेकिन बाद में स्वतंत्र नीति को अपनाया। और स्वतंत्र नीति को जब अपनाने लगा तो इस बात से दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश नाराज हुआ और इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में वल्लन देव को पराजित कर रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। यानी कि इल्तुतमिश का रणथंभौर पर 1226 ईस्वी में अधिकार हो गया था और वल्लन देव उससे क्या हुआ, पराजित हुआ। वल्लन देव के पश्चात क्रमशः चौहानों के राजा प्रहलाद, वीर नारायण और उसके बाद कौन बना, बागभट्ट। और जब बागभट्ट चौहानों का राजा था उस समय दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के बाद राजनीति में उथल पुथल चली और रजिया सुल्ताना अपने ही अमीरों के विद्रोह को दबाने में लगी रही और रणथंभौर क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे पाई। इसका फायदा बागभट्ट ने उठाया और बागभट्ट ने रणथंभौर से तुर्की मुसलमानों को खदेड़ दिया और बागभट्ट के समय वापस से रणथंभौर के चौहानों की राजधानी ये बनी रणथंभौर। किसके समय, बागभट्ट के समय। बागभट्ट के बाद जयसिम्हा और जयसिम्हा के समय नासरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन ने 3 बार आक्रमण किया, लेकिन तीनों ही आक्रमणों को जयसिम्हा ने क्या कर दिया, असफल। और जैत्र सिंह के बाद शासक बना जिसका नाम था हम्मीर देव चौहान। और हम्मीर देव चौहान एक हठीला शासक था। हम्मीर देव चौहान के बारे में आपने कई बात सुनी है कि तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। हम्मीर देव चौहान एक बार जो ठान लेता था वही करता था। एक वीर राजपूत शासक था जिसने रणथंभौर पर शासन किया और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक के साथ उनने बड़ी वीरता के साथ क्या किया, मुकाबला किया। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हम्मीर देव चौहान। और रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रमुख जो है वह कौन सा है, हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान की हम बात करते हैं और हम्मीर देव चौहान 1282 ईस्वी में शासक बना था जो 1301 ईस्वी तक इसने शासन किया। और हम्मीर देव चौहान के समय ही राजस्थान का प्रथम साका हुआ था जिसे हम कहते हैं रणथंभौर का प्रथम साका। देखते हैं हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान चौहान वंश का शासक 1282 से 1301 ईस्वी तक हम्मीर देव चौहान का क्या रहा, शासन रहा। अब जब हम्मीर देव चौहान शासन कर रहा था उस समय दिल्ली की स्थिति क्या थी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश आया और गुलाम वंश के बाद आगे चलकर एक वंश आया जिसका नाम था खिलजी वंश। और खिलजी वंश का पहला शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो था इसका शासनकाल दिल्ली पर 1290 से 1296 ईस्वी का रहा। बात को समझे, हम्मीर देव चौहान जब रणथंभौर पर शासन कर रहा है, देखो 1282 से 1301, दिल्ली में 1290 से 1296 किसका शासन रहा, जलालुद्दीन खिलजी का। अब ये जो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक है और रणथंभौर पर शासन कौन कर रहा है, हम्मीर देव चौहान। इस जलालुद्दीन खिलजी ने 1290-91 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290-91 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया, रणथंभौर पर। और उस समय रणथंभौर का शासक जो था वह कौन था, हम्मीर देव चौहान। इस जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक था। 75 वर्ष की अवस्था में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना था। और व्यक्ति का जैसा शरीर होता है उसकी सोच वैसी ही हो जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290-91 ईस्वी में हम्मीर देव चौहान पर यानी कि रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस रणथंभौर दुर्ग को जीतने का लाख प्रयास किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी इस रणथंभौर दुर्ग को हम्मीर देव चौहान से नहीं जीत पाया। रणथंभौर दुर्ग एक गिरी दुर्ग था। कहा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग
7 ऊंची वीची विषम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसलिए इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में अब्बुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग क्या है, नंगे हैं। यानी कि रणथंभौर दुर्ग एक गिरी दुर्ग था और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। हम देखें इसकी स्थिति ऐसे कि मान लेते हैं कि ये रणथंभौर दुर्ग है और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पहाड़ियों पर बना हुआ है। जलालुद्दीन खिलजी की सेना ने जैसे ही इस तरह से आक्रमण किया, चाहे वह इधर से करेगा, चाहे इधर से करेगा, चाहे इधर से करेगा, जैसे ही पहाड़ी को उतरेगा और फिर चढ़ेगा तो यहां से बड़े बड़े पत्थर बरसाए जाते थे और जलालुद्दीन खिलजी की सेना यहीं ध्वस्त हो जाया करती थी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी इस रणथंभौर को विजित नहीं कर पाया। और जब जलालुद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर को विजित नहीं कर पाया तो कहा कि मैं मुसलमान के प्रत्येक बाल पर, कौन कह रहा है, जलालुद्दीन खिलजी। जब रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया तो क्या कहा, मैं मुसलमान के प्रत्येक बाल पर दसों या सैकड़ों दुर्ग न्योछावर कर सकता हूं, किंतु मुस्लिमों का रक्त बहते हुए नहीं देख सकता। और इस तरह से कहते हुए जलालुद्दीन खिलजी वापस लौट गया, लेकिन हम्मीर देव चौहान को परास्त नहीं कर पाया, यानी कि रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर पाया। आगे चलकर दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, वापस हम दिल्ली सल्तनत पर आते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी का ही एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इस अलाउद्दीन खिलजी ने ही, कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था ये और जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी यही था। और इस अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की 1296 में क्या कर दी, हत्या कर दी और जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक बना अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1301 ईस्वी का रहा, 1316 ईस्वी का रहा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316। और जब अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था उस समय रणथंभौर का शासक भी कौन था, हम्मीर देव चौहान। अब अलाउद्दीन खिलजी का किस तरह से हम्मीर देव चौहान पर आक्रमण हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का हम्मीर देव चौहान से किस तरह से संघर्ष हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किए। दक्षिण भारत पर अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात को लूटना चाहता था और अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करने की जब योजना बनाई तो गुजरात पर सेना भेजने के लिए उसने हम्मीर देव चौहान से उसके राज्य क्षेत्र से निकलने के लिए रास्ते की मांग की, लेकिन हम्मीर देव चौहान ने इस मांग को क्या किया, ठुकरा दिया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इस हम्मीर देव चौहान से क्या था, नाराज था। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नुसरत खां, उल्लुग खां, मोहम्मद शाह और केबरू, थोड़ा सा समझना, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अभियान किया और गुजरात पर अभियान करने के लिए उसने 4 व्यक्तियों को नियुक्त किया, उल्लुग खां, नुसरत खां, मोहम्मद शाह और कहबरू। ये 4 व्यक्ति थे। ये दोनों जो थे वह शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे। शाही सेना यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रमुख सेना थी, उस शाही सेना का नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे, उल्लुग खां, नुसरत खां। और उल्लुग खां तो अलाउद्दीन खिलजी का सगा भाई था। और मोहम्मद शाह और कहबरू जो थे वह नौ मुस्लिम सेना के सेनापति थे। नौ मुस्लिम सेना वह लोग जिनको जबरदस्ती अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हम नौ मुस्लिम सेना के नाम से जानते हैं। और नौ मुस्लिम सेना जो थे मोहम्मद, उसके सेनापति मोहम्मद शाह केबरू। इस तरह से 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इन 4 व्यक्तियों को गुजरात अभियान के लिए भेजा। जब अलाउद्दीन खिलजी के ये सेनापति गुजरात अभियान के लिए गए तो इन्होंने गुजरात को लूटा और लूट कर जब आ रहे थे तो उसी समय गुजरात से लूटे गए धन को लेकर इन 2 खेमों में क्या हुआ, धन के बंटवारे को लेकर संघर्ष हुआ। किन किन में, उल्लुग खां, नुसरत खां और मोहम्मद शाह और केबरू। इस धन के लेकर, इस धन के बंटवारे को लेकर इस पक्ष में और इस पक्ष में क्या हुआ, झगड़ा हुआ। और इस समय मोहम्मद शाह और केबरू ने उल्लुग खां, नुसरत खां को लूटा और लूट कर किसकी शरण में चले गए, हम्मीर देव चौहान की शरण में चले गए। यानी कि इस मोहम्मद शाह और केबरू ने विश्वासघात किया किसके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और किसकी शरण में चले गए, हम्मीर देव चौहान की शरण में चले गए। कौन चले गए, मोहम्मद शाह और कहबरू। ये सब जानकारी हमें जो मिलती है
वह मिलती है मुस्लिम इतिहासकार के अनुसार। लेकिन चंद्रशेखर का नाम आपने सुना होगा, और चंद्रशेखर ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हम्मीर हट। चंद्रशेखर की एक रचना है जिसका नाम है हम्मीर हट, और हम्मीर हट से हमें एक कहानी का उल्लेख मिलता है। क्या कहानी का उल्लेख मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। किसके अनुसार? हम्मीर हट। मैं नहीं कह रहा हूं ये कहानी कौन कह रहा है? चंद्रशेखर। किसमें कह रहा है? हम्मीर हट में। क्या कह रहा है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसकी एक मराठा रानी थी, और उस मराठा रानी का नाम था चिमना। गौर से सुनना, चंद्रशेखर द्वारा रचित हम्मीर हट से हमें ये जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा रानी थी जिसका नाम था चिमना, और चिमना का दिल चींची करता था। किसको देख के? मोहम्मद शाह को। मतलब आप समझ रहे होंगे चींची का मतलब, यानी कि चिमना मोहम्मद शाह से क्या करती थी? प्रेम करती थी। चिमना रानी थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, और प्रेम किससे करती थी? मोहम्मद शाह से। और मोहम्मद शाह भी किससे प्रेम करता था? चिमना से। इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, और इन दोनों के रास्ते का कांटा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, और प्रेम अंधा होता है यानी कि ये मान लें कि जब कोई दो व्यक्ति प्रेम करता है तो उसके बीच में जो भी आता है वो उनको कांटे के रूप में नजर आता है। इसलिए ये जो मराठा रानी चिमना थी और ये मोहम्मद शाह जो था, उनके रास्ते का कांटा कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों ने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र के द्वारा इस अलाउद्दीन खिलजी की हत्या का प्रकरण बनाया। लेकिन अंततः षड्यंत्र क्या हो गया? फेल हो गया। जैसे ही षड्यंत्र फेल हुआ तो मराठा रानी चिमना ने संदेश पहुंचाया मोहम्मद शाह के पास कि हमारा षड्यंत्र फेल हो चुका है और तुम यहां से चले जाओ, वरना अलाउद्दीन खिलजी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो आखिर में इस कहानी के तहत यह मिल रहा है कि मोहम्मद शाह केबरू इसके साथ विश्वासघात करके कहां चले गए? हम्मीर देव चौहान। यानी कि कुल मिला के अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर आक्रमण करने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्यतः कारण जो माना गया वह मोहम्मद शाह और केबरू माना गया। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार गुजरात अभियान में धोखा किया धन को बंटवारे को लेकर, और मोहम्मद शाह बहुत सारा धन लेकर हम्मीर देव चौहान के पास आ गए। हम्मीर हट के अनुसार कहानी मिलती है कि चिमना रानी से मोहम्मद शाह का प्रेम था, और इस बात का भांडा फूट चुका था, और अलाउद्दीन खिलजी इसको मारना चाहता था, इसलिए मोहम्मद शाह केबरू किसकी शरण में आ गए? हम्मीर देव चौहान की शरण में आ गए। इस तरह से वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर आक्रमण करने का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना, इसके अलावा रणथंबोर दुर्ग सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण दुर्ग था, उसको जीतना, इसके अलावा इसमें बहुत सारे कारण मिलते हैं, लेकिन प्रमुख कारण जो माना गया वो सिर्फ एक माना गया, मोहम्मद शाह और केबरू। कुल मिला के आपको इन कहानियों में मैंने आपको ये बताया कि अलाउद्दीन खिलजी किस तरह से हम्मीर देव चौहान से नाराज था, और हम्मीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के जो दो विश्वासघाती व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह और केबरू, उनको अपने राज्य में क्या दे रहा था? संरक्षण दे रखा था। इसी समय हम्मीर देव चौहान के सरदारों ने इस हम्मीर देव चौहान को समझाया कि मोहम्मद शाह केबरू अलाउद्दीन खिलजी के विश्वासघाती सैनिक है, हम उन्हें लौटा दें। लेकिन हम्मीर हट के बारे में सुना जाता है कि सी सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिलिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि इस कहावत का अर्थ यह निकलता है कि हम्मीर हट एक बार जो ठान लेता था वह वही करता था, जो एक बार सोच लेता था उसके परिणाम कुछ भी निकले, लेकिन उसने ठान लिया कि शरणार्थियों को उसने शरण दी। और वैसे भी राजपूत राजवंश में यह माना जाता है कि राजपूत राजवंश की शरण में जो लोग आते थे उन्हें संरक्षण देना उनका क्या था? कर्तव्य था। कुल मिला के हम्मीर देव चौहान अपने कर्तव्य की पालना कर रहा था, और उसने मोहम्मद शाह केबरू को संरक्षण दिया। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया? नाराज हो गया। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए 1299 ईस्वी में आक्रमण करवाया, 1300 ईस्वी में आक्रमण करवाया, 1299 में गुजरात पर अभियान करवाया था, और 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर? रणथंबोर पर आक्रमण करवाया, और दो व्यक्तियों को नियुक्त किया, वह थे उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां अलाउद्दीन खिलजी का सगा भाई था, और नुसरत खां 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर आक्रमण करवाया? रणथंबोर पर।
अब रणथंभौर पर आक्रमण करवाया तो अमीर देव चौहान की तरफ से 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। एक तो था धर्म सिंह और एक था भीम सिंह। धर्म सिंह, भीम सिंह और इधर अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन था? उलुग खां और नौसुद खां। इस तरह से 1300 ईस्वी में चौहान सेना के बीच में और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष के दौरान नुसरत खां मारा गया और इधर जो मारा गया वह कौन मारा गया? भीम सिंह। इस समय अमीर देव चौहान ने क्या करवाया था? एक कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था और कोटि यज्ञ करवाने के पश्चात मौन व्रत धारण करना होता था और इस समय अमीर देव चौहान ने मौन व्रत धारण कर रखा था। इस तरह से अमीर देव चौहान की तरफ से भीम सिंह मारा गया और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से नुसरत खां मारा गया। इसी समय अमीर देव चौहान की सेना उलुग खां पर भारी पड़ रही थी। उलुग खां ने अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेश पहुंचाया, अमीर देव चौहान की सेना मेरे ऊपर भारी पड़ रही है, आप मेरी सहायता के लिए उपस्थित हो। 1301 की घटना है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर को जीतने के लिए उपस्थित हुआ और 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध हुआ। अब 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध हुआ जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 1301 ईस्वी रणथंभौर का युद्ध। अब इस रणथंभौर के युद्ध को जीतने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीतने के लाख प्रयास किए। वही अलाउद्दीन खिलजी की तरह आक्रमण कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर चढ़ाई कर रहा है लेकिन उस दुर्ग को विजित नहीं कर पा रहा, उसको भेद नहीं पा रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे राजस्थान के जितने भी दुर्ग जीते, चाहे वो चित्तौड़ हो, चाहे रणथंभौर हो, चाहे सिवाना हो, सब कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ या धोखे से उस दुर्गों को जीता। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर देव चौहान के पास संदेश पहुंचाया, मैं आपके दुर्ग को विजित नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपसे संधि वार्ता करना चाहता हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये संदेश पहुंचाया उस समय अमीर देव चौहान मौन व्रत धारण किया हुआ था, इसलिए इस अमीर देव चौहान अपने मंत्री, सेनापति रणपाल व रतिपाल, इन 2 व्यक्तियों को अलाउद्दीन खिलजी से वार्तालाप करने के लिए भेजा और इसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणपाल और रतिपाल को अपनी ओर मिला लिया। कहा जाता है कि 1301 ईस्वी में रणथंभौर का जो युद्ध हुआ था उसमें अमीर देव चौहान के साथ रणपाल और रतिपाल ने विश्वासघात किया था। इस कारण अमीर देव चौहान 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से क्या हो गया था? परास्त हो गया था। यानी कि रणपाल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण अमीर देव चौहान परास्त हुआ। 1301 ईस्वी के रणथंभौर के युद्ध में 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ? तो आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। जिस युद्ध में जिसकी विजय होती है उसका नाम मैं पहले लिखता हूं। तो रणथंभौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी की इसमें विजय हुई और वर्सेज इधर कौन था? अमीर देव चौहान। अमीर देव चौहान का अलाउद्दीन खिलजी से 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और अमीर देव चौहान रणपाल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण वीर गति को प्राप्त हुआ और अलाउद्दीन खिलजी का 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। और अमीर देव चौहान की रानी थी रंगा देवी। इस रंगा देवी ने क्या किया? जोहर किया। और आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान का एकमात्र जल जोहर, तो अमीर देव चौहान की एक पुत्री थी, ये तो थी पत्नी, और एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मला। कई जगह देवल देवी मिलता है। ये पद्मला जो पुत्री थी अमीर देव चौहान की, इसने जल जोहर किया और कहता है कि राजस्थान का एकमात्र जल जोहर करने वाली जो थी वह अमीर देव चौहान की पुत्री कौन थी? पद्मला ने जल जोहर किया। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया तो उसका एक दरबारी कवि उसके साथ था जिसका वास्तविक नाम था अब्बुल हसन। अब्बुल फजल अलग है, अब्बुल हसन अलग है। अब्बुल हसन को आप जो जिस नाम से जानते हैं वो नाम है अमीर खुसरो। किस नाम से जानते हैं? अमीर खुसरो। और आपने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा होगा कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ। इसका वास्तविक नाम अब्बुल हसन था और अमीर खुसरो को तूतिए हिंद या हिंद का तोता, खड़ी बोली का जनक, उर्दू का जनक या तबले का आविष्कार करने वाला माना जाता है।
यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया उस समय अमीर खुसरो भी उसके साथ था। और जैसे ही रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का 11 जुलाई 1301 ईस्वी में अधिकार हुआ तो इस अमीर खुसरो ने कहा कुफ्र का गढ़ अब इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का गढ़ अब इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र यानी कि दुश्मन। कुफ्र कौन था? हमीर देव चौहान। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अब इस्लाम से मतलब यहां अलाउद्दीन खिलजी से लगाया गया, यानी कि अमीर खुसरो ने कहा कि कुफ्र का गढ़ यानी कि हमीर देव चौहान का गढ़ अब इस्लाम का घर हो गया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का घर हो गया। तो यह ध्यान रखना कि अमीर खुसरो ने किस विजय के बाद, अलाउद्दीन खिलजी की किस दुर्ग के विजय के बाद कहा था कि कुफ्र का गढ़ अब इस्लाम का घर हो गया। इस तरह से 11 जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार हुआ। हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हुआ और रंगा देवी और पद्मला ने क्या किया? जोहर किया। और इस घटना को ही जो 1301 ईस्वी में घटित हुई थी, इसे हम 1301 ईस्वी में रणथंभौर का साका या इसे हम राजस्थान का प्रथम साका भी कहते हैं। और साका दो चीजों से मिलकर बना होता है। कभी भी आपसे पूछिए साका, तो साका केसरिया प्लस जोहर मिलकर क्या बनता है? साका। केसरिया, जब किसी राजपूत राजा को यह लगता है कि दुश्मन आ चुका है और मैं अब परास्त होऊंगा या वीर गति को प्राप्त होऊंगा, तो वह अपना केसरिया बाना पहनकर युद्ध क्षेत्र में उतरता है और साहसी रूप से वीर गति को प्राप्त होता है। और उसके बाद उसकी रानी अपनी अस्मिता और पवित्रता की रक्षा के लिए क्या करती है? जोहर करती है, यानी कि अपने आप को आग में समर्पित कर देती है। इस प्रथा को कहते हैं जोहर। देखो, जोहर प्रथा और सती प्रथा में बहुत अंतर है। जोहर प्रथा वीरत्व की भावना को दर्शाता है, नारी की वीरत्व भावना, और सती प्रथा पति के बाद नहीं रहना, सतीत्व के गुण को दर्शाता है। तो इस तरह से जोहर प्रथा, सती प्रथा दोनों में आग में कूदना ही होता है, लेकिन जोहर प्रथा में वीरत्व की भावना, मर जाएंगे लेकिन अस्मिता और पवित्रता को आँच नहीं आने देंगे। इस तरह से इसने जोहर किया और इसने केसरिया। इस तरह से दोनों घटनाएं जब घटित होती है तो उसे हम कहते हैं साका। तो इस तरह से 1301 ईस्वी में रणथंभौर का साका संपन्न हुआ। इस तरह से ये रणथंभौर के चौहान थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे नेक्स्ट हम मेवाड़ के बारे में भी पढ़ेंगे, अजमेर के चौहानों के में भी पढ़ेंगे। इस तरह से राजस्थान के इतिहास को हम छोटे छोटे टॉपिकों में बांटकर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और निरंतर आप वीडियो देखते रहें। नमस्कार।